हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों? आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे ब्लॉक के बारे में। ब्लॉक के ऊपर चर्चा करेंगे, उसकी प्रॉब्लम को देखेंगे। यहाँ पर अगर आप लोग डायग्राम को गौर से देखो तो आप लोगों को दिखता होगा कि एक सरफेस के ऊपर, और वो सरफेस कैसा है? स्मूथ सरफेस। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने फ्रिक्शन के ऊपर बात नहीं किया, फ्रिक्शन को नहीं पढ़ा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्मूथ सरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फ्रिक्शन से पहले जितना भी हम लोग चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, सब स्मूथ सरफेस के ऊपर करेंगे। यहाँ पर एक स्मूथ सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है जिसका मास है m, और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया, और इस फोर्स की वजह से इस ब्लॉक में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है e। अब हमें ये देखना है कि इसमें यहाँ पर हम लोग किस तरह का इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि एम जी इक्वल टू आर और एफ इक्वल टू एम ए, क्योंकि यही फोर्स एफ जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए एफ इक्वल टू एम ए। और पीछे में कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स भी नहीं, क्योंकि सरफेस स्मूथ है, इसलिए जो फोर्स एफ लग रहा है उससे इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जा रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या ये मेरा फोर्स एम जी के मतलब रिएक्शन फोर्स के वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज, या एम जी जो एपरेंट वेट हो रहा है ये चेंज हो सकता है कि नहीं, या ऊपर की तरफ कोई फोर्स हम लोग एक्स्ट्रा ला सकते हैं कि नहीं बाय अप्लाइंग सम फोर्स। मतलब मेरा इशारा कुछ इस तरह है कि पिछले क्लास हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलरेट करता है तो किसी इंसान का वेट, एक्चुअल वेट अगर एम जी है, तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलरेट करता है तो उसे अपना वेट ज़्यादा फील होता है एम जी से ज़्यादा। अगर एम जी 80 है तो उसे 90 100 ऐसा फील होगा। ये भी हम लोगों ने देखा था कि अगर लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सलरेट करता है तो फिर उस इंसान का अगर एक्चुअल वेट 80 है तो उसको अपना वेट कम फील होगा, 80 से कम फील होगा, 70 या 60। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सलेट करता है या नीचे की तरफ एक्सलेट करता है तो एक्चुअल वेट जो होता है और अपरेंट वेट जो होता है वो दोनों अलग अलग होता है, मतलब हमको अलग अलग फील होता है। ये हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास के वीडियो में, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत चर्चा किया है। तो वही सवाल मेरा यहाँ पर भी है कि अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर रहा है तो क्या इसके एक्सेलरेशन की वजह से एम में कुछ चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा। तो जवाब है फिलहाल इस फोर्स की वजह से हम लोगों को ये दिख रहा है कि इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट हम लोग अलॉन्ग एम या अगेंस्ट एम नहीं तोड़ सकते। सिंपल सी बात है ना कि अगर एफ का कोई कंपोनेंट एम के डायरेक्शन में होता अलॉन्ग द एम तो वेट क्या होता, इंक्रीज हो जाता, या एम के अगेंस्ट में होता तो वेट क्या होता। ठीक है, चेंजेस आता कुछ भी अगर हम लोग एफ का कंपोनेंट तोड़ सकते थे तो, लेकिन यहाँ पर एफ का कोई कंपोनेंट ब्रेक नहीं होगा। अगर ब्रेक नहीं होगा तो इसका मतलब एम और आर रिएक्शन फोर्स जो होगा वो हमेशा एम के बराबर होगा, या एम जो होगा वो आर के बराबर होगा। लेकिन अगर हम लोग फोर्स को कुछ इस तरीके से अप्लाई कर दें, वही ब्लॉक है, सेम ब्लॉक, मास है एम है, वेट एम है, फोर्स लगाया गया एफ, लेकिन ये फोर्स जो एफ लगा वो हॉरिजेंटल के साथ थीटा एंगल पे लगा दिया गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग गौर करते हैं तो इसका दो कंपोनेंट टूट गया, एक टूटा एफ कॉस थीटा और एक बन गया एफ साइन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है बॉडी में वो कौन सा फोर्स कर रहा है। तो लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स की वजह से बॉडी में जो चेंजेस इन वेलोसिटी होता है, जो चेंज इन वेलोसिटी होता है सिर्फ उसी डायरेक्शन, उसी वही वेलोसिटी चेंज होगा जो फोर्स के डायरेक्शन के अलॉन्ग लगेगा। मतलब क्या है कि अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज कर लो ये वेलोसिटी से, और आपने अगर इसके ऊपर फोर्स लगा दिया है एफ, तो ये फोर्स एफ की वजह से इसके वी में चेंजेस नहीं आएगा, बल्कि एफ का कंपोनेंट लेंगे हम लोग एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा जो है वी को चेंज करेगा, ये एफ वी को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन है कि फोर्स और वेलोसिटी का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो ही वेलोसिटी में कुछ चेंजेस आएगा। लेकिन यहाँ पर एफ और वी का डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एफ का कंपोनेंट लेंगे और जो कंपोनेंट वी के डायरेक्शन में होगा वही वेलोसिटी को चेंज कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा, इन तीनों में कौन वेलोसिटी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, या यूं कहे कौन वेलोसिटी को चेंज करेगा, तो जवाब क्या होगा एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा वेलोसिटी को चेंज करेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ कॉस थीटा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसे इक्वेशन 1 बना देते हैं। इक्वेशन 2 में देखते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड दो फोर्स है, आर है और एक एफ साइन थीटा, ये दोनों मिलकर किसको बैलेंस कर रहा है, जो सिंपल से जवाब है एम जी। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अब यहाँ पर ये जो आर है ये क्या है, रिएक्शन फोर्स। और हम लोगों ने ये जाना है कि न्यूटन्स के लॉ में
कि अगर आप इसके ऊपर 10 फोर्स लगाओगे तो ये रिएक्शन में आपके ऊपर 10 फोर्स लगाएगा। इसी तरह अगर किसी सरफेस के ऊपर ब्लॉक रखा हो, अगर ब्लॉक नीचे की तरफ 100 फोर्स लगा रहा है तो सरफेस भी ब्लॉक के ऊपर ऊपर की तरफ 100 फोर्स लगाएगा, क्योंकि बिकॉज द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम लोग गौर करें तो आर का वैल्यू क्या है, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। लेकिन इससे पहले वाले डायग्राम में अभी अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर आर इक्वल टू क्या है, यहाँ पर आर इक्वल टू एम जी है। तो इसमें आर का वैल्यू एम जी के बराबर, अगर हम लोग मान लेते हैं एम जी 100 है तो मतलब इस फिगर में अगर फोर्स को हम लोग हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगाते हैं तो आर का वैल्यू 100 हो रहा है। लेकिन अभी जो हम लोगों ने देखा इस फिगर में बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर गौर करें तो आर इक्वल टू क्या है, मान एम जी तो हम लोगों ने 100 माना पिछले फिगर में, ये 100 माइनस एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा, सपोज कर लो 10 है तो हम लोगों को आर कितना मिलेगा, 90। ठीक, अब मतलब ये हो रहा है कि रिएक्शन फोर्स का जो वैल्यू है हम लोग डिक्रीज कर रहे हैं या रिएक्शन फोर्स चेंज हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स को कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना करके लगा दें तो उसका नतीजा क्या होगा कि ब्लॉक का जो रिएक्शन फोर्स होगा वो रिएक्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। जो पहले 100 था रिएक्शन फोर्स का वैल्यू यहाँ पर, अब यहाँ पर रिएक्शन फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, 90 हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही केस चल रहा है जैसे हम लोगों ने लिफ्ट के केस में पढ़ा था, एलिवेटर के केस में पढ़ा था कि एलिवेटर ऊपर की तरफ जाएगा, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जाएगा तो एक्सेलरेशन से क्या होगा। वैसे ही कुछ केस कुछ मामला यहाँ पर भी चल रहा है, यहाँ पर भी वैसा ही कुछ हो रहा है। ओके, अब हम लोग आगे चलते तीसरे डायग्राम को देखते हैं। यस, इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पर फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है वो भी हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना करके, लेकिन वो थीटा एंगल जो है कुछ अलग तरीके से है। पिछले वाले डायग्राम के कंपेयर में उससे अगर देखें तो यहाँ पर थीटा एंगल कुछ इस तरीके से बनाया गया था, मतलब यहाँ पर यूँ कहते हैं कि ये पुल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर जो है थीटा एंगल जो बनाया गया विथ हॉरिजॉन्टल यहाँ पर पुश किया जा रहा है और वह एंगल नीचे की तरफ बनाया जा रहा है। खैर जो भी यह डायग्राम आपको तो समझ में आ ही गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कौन सा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो जवाब है सिंपल एफ कॉस थीटा इक्वल टू एम ए। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर अगर आप नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड देखो तो एफ साइन थीटा और एम जी ये दोनों मिल करके किसको बैलेंस करेगा, आर को। तो हम लोग लिख सकते हैं ना एफ साइन थीटा प्लस एम जी इक्वल टू वट, आर, या यूं कह लो कि आर इक्वल टू एम जी प्लस समथिंग हो जा रहा है। इससे पहले वाले फिगर में हम लोगों ने देखा था आर इक्वल टू एम जी माइनस समथिंग। तो यहाँ पर अगर एम जी का वैल्यू हम लोग 100 पकड़ते हैं जैसा कि अब तक हम लोग करते आ रहे हैं और एफ साइन थीटा का वैल्यू 10 पकड़ लेते हैं तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 110। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्शन फोर्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने 3 डायग्राम को गौर किया। पहले डायग्राम में फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा बल्कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया गया। दूसरे में जो फोर्स अप्लाई किया गया वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल अप ऊपर की तरफ बनाया गया था, और तीसरे में जो फोर्स अप्लाई किया गया वो थीटा एंगल विथ डाउन, हॉरिजॉन्टल के साथ डाउन की तरफ थीटा एंगल बनाया गया। इन तीनों केस में हम लोगों को 3 बातें खास करके देखने को मिली। पहले केस में हम लोगों को ये देखने को मिला था, डायग्राम को फिर से देख लो कि क्या देखने को मिला था कि आर का वैल्यू एम जे के बराबर है। दूसरे फिगर में हमको ये देखने को मिला कि आर का जो वैल्यू है वो एम जी माइनस एफ साइन थीटा। अगर हम लोग फोर्स ऊपर की तरफ लगाते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल ऊपर की तरफ बनता है। और तीसरे डायग्राम में हमको ये देखने को मिला है कि अगर फोर्स थीटा एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे की तरफ तो आर इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी प्लस समथिंग होता है। तो यहाँ पर पूरे कहानी से हम लोगों को क्या नतीजा निकला, नतीजा यही निकला कि यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स एम जी के बराबर है। इस डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एम जी से कम आ रहा है और इस डायग्राम में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एम जी से ज़्यादा आ रहा है। चलो हम लोग आगे देखते हैं, किसी और कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं टू बॉडीज इन कांटेक्ट, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि दो ब्लॉक है सरफेस के ऊपर रखा हुआ। सरफेस तो स्मूथ ही पकड़ेंगे क्योंकि अभी हम लोग फ्रिक्शन के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग फ्रिक्शन को इग्नोर करके चल रहे हैं। दो ब्लॉक है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2 और इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया गया है F। तो मान लेते हैं कि इस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो एक्सेलरेशन है a, तो a को हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2, क्योंकि दोनों मास ही मूव कर रहा है इस फोर्स से, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास, या यूँ कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू m1
प्लस m2 इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंपल सा बात होता है कि ये फोर्स स्मॉल एफ और स्मॉल एफ जो इनके दोनों के बीच में एक्शन और रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, तो फोर्स जहाँ पर दो सरफेस एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहा है, इस पोर्शन में जो फोर्स एफ है स्मॉल एफ, इसका वैल्यू क्या है? तो सिंपल से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये स्मॉल एफ m2 को चलाने के लिए यूज़ हो रहा है, तो एफ इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m2 इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ए का तो वैल्यू हम लोगों के पास ये है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू एफ। तो स्मॉल फोर्स यानी कि फोर्स बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेस, जहाँ पर दो सरफेस दो ब्लॉक एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आ रहा है, वहाँ पर जो फोर्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो हम लोग डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि एफ इक्वल टू, ये फोर्स ऑफ कांटेक्ट है, ये बराबर हो रहा है m2 इंटू ए। m2 कौन है? वो ब्लॉक जिससे स्मॉल एफ चला रहा है। देखो कैपिटल एफ जो है वो दोनों ब्लॉक को चला रहा है, m1 को भी और m2 को भी, लेकिन स्मॉल एफ ये सिर्फ m2 को चला रहा है। आप अगर इस तरफ देखोगे स्मॉल एफ, तो इसे कैलकुलेट करने में आपको एफ माइनस एफ इस तरह का झमेला आ जाएगा सामने। तो सिंपल के लिए आप ये करो कि ये स्मॉल एफ इस ब्लॉक m2 को चला रहा है, दिख रहा है हम लोगों को, क्योंकि ये कैपिटल एफ दोनों को चला रहा है और स्मॉल एफ सिर्फ m2 को चला रहा है। तो एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे? m2 इंटू ए, और ए का वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, एफ बाई m1 प्लस m2। तो ये हुआ एक्सेलरेशन दो ब्लॉक जब आपस में कॉन्टैक्ट में हो तब। थ्री बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, या यूँ कहे कि थ्री ब्लॉक आर इन कॉन्टैक्ट। अगर तीन ब्लॉक कॉन्टैक्ट में हो तो फिर हम लोग उसे क्या कर सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कि इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन हो रहा है ए, तो एफ इक्वल टू इस फोर्स से कौन कौन ब्लॉक मूव कर रहा है? m1 प्लस m2 प्लस m3, मतलब टोटल मास ये हुआ इनटू एक्सेलरेशन, दिस इज व्हाट फोर्स। और एक्सेलरेशन हम लोग यहाँ से इस तरीके से निकाल सकते हैं, इक्वल टू फोर्स बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, अब अगर हम लोग को ये निकालना है कि पहले ये सरफेस, ये दोनों सरफेस के ब्लॉक के बीच में जो फोर्स है एफ वो कितना है, तो इस फोर्स को निकालने के लिए हम लोग सिंपल ऐसा कर लेते हैं कि इस स्मॉल एफ से पहले कौन कौन सा ब्लॉक चल रहा है? स्मॉल एफ, इन दोनों m1 और m2 के बीच में जो फोर्स है एफ, स्मॉल एफ से कौन कौन सा ब्लॉक चल रहा है? तो स्मॉल एफ से हम लोगों को दिख रहा है कि m2 और m3 दोनों चल रहा है, और चूंकि सिस्टम एक्सेलरेशन हम लोगों ने ये माना है, तो ये ए एक्सेलरेशन m1 का भी होगा, एक्सेलरेशन ए m2 का भी होगा, और एक्सेलरेशन ए m3 का भी होगा। अलग अलग तो हो नहीं सकता क्योंकि तीनों बॉडी एक साथ कांटेक्ट में है। तो स्मॉल एफ की वजह से कौन कौन ब्लॉक मूव कर रहा है? तो जवाब है m2 और m3। किस एक्सेलरेशन से? ए, तो हम लोग लिख सकते हैं m2 प्लस m3 इंटू ए। अब ए का वैल्यू तो मेरे पास है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से m2 प्लस m3, और ए का वैल्यू पुट कर लेते हैं f बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो गया स्मॉल एफ का वैल्यू। ठीक, अब बात करते हैं एफ डैश, ये जो फोर्स है एफ डैश, इसके बारे में। तो एफ डैश किससे मूव कर आ रहा है? तो हम सिंपल देख रहे हैं कि एफ डैश की वजह से m3 मूव कर रहा है, तो एफ डैश इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं m3 इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का वैल्यू मेरे पास है एफ बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो गया एफ डैश का वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी दो सरफेस के बीच में कांटेक्ट का जो फोर्स होगा उसको फोर्स को पता कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रहा एक्सेलरेशन के बारे में, तो एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम का एक ही होगा। किसी भी तरीके से अगर ए एक्सेलरेशन निकाल लो, चाहे पूरे सिस्टम का या चाहे एक एक ब्लॉक का, तो सबका जवाब एक ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज रिक्वायर्ड to push a car of mass 500 kg slowly at a constant speed on a level road. If a force of 500 Newton is applied, the acceleration of the car will be। तो यहाँ पर क्या है ना मसला कि ये जो 200 न्यूटन फोर्स आपने अप्लाई किया, ये वाला, इस 200 न्यूटन की वजह से ब्लॉक कार में मोशन तो हो रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड के साथ। तो अगर ये एक ब्लॉक है, ये मेरा एक कार है मान लेते हैं, और इसमें आपने एक फोर्स अप्लाई किया है, वो फोर्स कितना है? 200 न्यूटन। तो इसकी वजह से इसमें जो वेलोसिटी आ रहा है वो वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी, ये चेंज नहीं हो रहा है। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है तो मतलब फोर्स ज़ीरो होता है।
फोर्स इक्वल टू 0। लेकिन अब आप कंफ्यूज होते होंगे कि फोर्स तो 200 न्यूटन है, तो फोर्स 0 कैसे? एक्चुअली में ये फोर्स 200 न्यूटन जो है इसे मोशन में लाया गया है। 5 200 न्यूटन कार इज रिक्वायर्ड टू पुश अ कार, मतलब पुश करने के लिए इसे 200 न्यूटन लग रहा है। अब यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ बोला नहीं गया, इसलिए हम लोग उसके ऊपर बहस नहीं कर रहे हैं। आप ये सिर्फ ध्यान ये देना कि 200 न्यूटन फोर्स से जो कार चल रहा है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन इसका 0 होगा। और जब किसी बॉडी में एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स क्या होगा, वो भी 0 होगा। तो इन दोनों में थोड़ा सा हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो जाओ कि कभी आप बोल रहे हैं कि 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया और कभी बोल रहे हैं कि फोर्स 0 है। ये 200 न्यूटन फोर्स अगर अप्लाई नहीं किया जाता तो ये ब्लॉक चलता नहीं। इसे कांस्टेंट स्पीड से चलाने के लिए 200 न्यूटन फोर्स लगाया गया। अब हम जब इसमें डिटेल में गए कि जब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन 0, तो नेट फोर्स इस कार के ऊपर क्या है, नेट फोर्स वो 0 है। अब बात किया जा रहा है कि अगर हम 500 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दें तो मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई किया, 300। देखो 200 न्यूटन से कार चल रहा था, लेकिन आपने उसे 500 न्यूटन जब अप्लाई करना शुरू कर दिया, मतलब 300 न्यूटन ज़्यादा। तो उस 300 न्यूटन एक्स्ट्रा फोर्स जो हम लोग यहाँ पे लेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा। और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से आएगा, 300 न्यूटन फोर्स की वजह से। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय मास। ठीक है, तो फोर्स कितना एक्स्ट्रा पड़ रहा है, 300 न्यूटन, और मास कितना था इसका, 500। तो इसे अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आंसर क्या होगा, सी। द मास ऑफ अ लिफ्ट, ये दूसरा प्रॉब्लम है। द मास ऑफ द लिफ्ट इज 100 kg विच इज हैंगिंग ऑन द स्ट्रिंग। एक लिफ्ट है, एलिवेटर है, जो लिफ्ट कोई भी हो सकता है, चलो छोड़ो, एक रस्सी से लटक रहा है। और उसमें जो द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो जब लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो जो एक्चुअल वेट होगा वही हम लोगों को मिला, क्योंकि हम लोगों ने एलिवेटर वाले केस में पढ़ा था कि आर इक्वल टू एम जी, आर इक्वल टू एक बार होता है एम जी, आर इक्वल टू एक बार होता है एम जी प्लस एम ए, और आर इक्वल टू होता है एम जी माइनस एम ए। ये क्या था, आर इक्वल टू एम जी कब होता है, जब लिफ्ट जो होता है वो रेस्ट की हालत में होता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। ये कब होता है, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाता है, और ये कब होता है, जब लिफ्ट नीचे की तरफ आता है। मतलब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो रिएक्शन फोर्स या एपरेंट वेट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एम जी प्लस एम ए हो रहा तो रिएक्शन फोर्स बढ़ गया। और जब नीचे की तरफ आएगा तो वेट क्या होगा, रिएक्शन फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। तो यहाँ पर जो लिफ्ट का केस दिया गया वो लिफ्ट क्या है, यूनिफॉर्म। द मास ऑफ अ लिफ्ट इज 100 kg विच इज हैंगिंग ऑन द स्ट्रिंग। द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उस वक्त टेंशन या टेंशन इक्वल टू क्या होगा, सिंपल एम जी के बराबर होगा। और मास कितना है, 100, और जी कितना है वो 9.8, तो जवाब हो जाएगा 980 न्यूटन। ये टेंशन होगा, मतलब ऑप्शन बी। A lift is moving up with an acceleration of 3.675 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, द वेट ऑफ अ मैन। तो सिंपल सी बात है, अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो एपरेंट वेट ऑफ अ मैन इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और सी में से कोई एक सही होना चाहिए। अब कौन सा करेक्ट आंसर है, तो ये देखते हैं कि अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मान लो एक लिफ्ट है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो आर इक्वल टू जो होगा वो एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। और आर क्या है, रिएक्शन फोर्स, जिसे हम लोग एपरेंट वेट भी कह सकते हैं। एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए हो जाएगा। तो आर को हम लोग एम जी डैश से डिनोट कर देते हैं, एम जी डैश इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। ठीक, एपरेंट वेट जो एपियर हो रहा है, एक्चुअल में नहीं है, जो एपियर होगा जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा विथ एक्सेलरेशन ए। अच्छा, यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि एम जी डैश माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, इसे इक्वेशन 1 बना के रख लेते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फ्रैक्शनल इंक्रीज, फ्रैक्शन फ्रैक्शनल इंक्रीज, कितना फ्रैक्शनल पार्ट उसका इंक्रीज हुआ। तो एम जी डैश माइनस एम जी ये इंक्रीज है बाय एम जी जो ओरिजिनल था। अच्छा, एम जी डैश माइनस एम जी को तो हम एम ए लिख सकते हैं, तो एम ए बाई एम जी, और ये मास मास कैंसिल, ये हो गया ए बाई जी। अब परसेंटेज कितना इंक्रीज होगा उसे हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ए बाई जी कितना है, ए है 33.675,
जी का वैल्यू 9.8 ले लेते हैं इंटू 100। इसे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो है 37.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आई होप कि सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो इस प्रॉब्लम को देखो। अ ग्लास प्लेट कैन टॉलरेट अ मैक्सिमम वेट 12 kgf। ठीक, मतलब कोई ग्लास का प्लेट है जिसे मैक्सिमम वेट आप 12 kgf रख सकते हो। अ 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड, अभी उसके ऊपर 10 kg का ब्लॉक रखा गया है, प्लेस्ड ऑन अ ग्लास प्लेट एंड द सिस्टम इज मूव्ड वर्टिकली अपवर्ड विद अ यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। The glass plate breaks at a certain value of acceleration. The value of this acceleration is। देखो ये कभी मत सोचना कि हम अगर ये एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग जो वेट संभाल सकता है वो अगर 100 केजी, तो ऐसा नहीं होगा कि 100 केजी वेट लटकाने से ही ये स्ट्रिंग ब्रेक होगा। हैंग करने से हो सकता है इस स्ट्रिंग में अगर आप 90 केजी का वेट मास भी लटका दो और इसे अगर ऊपर की तरफ एक्सलरेट करो तो इसका स्ट्रिंग के टूट जाने का चांस होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग का बर्दाश्त करने का कैपेसिटी है कि 100 केजी, तो ये एक्सेलरेशन से ना इसका कैपेसिटी में चेंजेस आता है जो हम लोग लिफ्ट वाले केस में पढ़ चुके हैं। उसे ध्यान से उस वीडियो को देखना, बहुत काम का वीडियो है वो यार, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है। ओके, तो यहाँ पर बात ये हो रहा है कि लिफ्ट जो है, हाँ, अपवर्ड, दिस सिस्टम इज मूव वर्टिकली अपवर्ड, सिस्टम को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब ऊपर की तरफ कोई चीज़ मूव करता है तो उसके लिए हम लोगों ने इक्वेशन बना लिया है आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। अब ये रिएक्शन फोर्स है जिसको हम लोग कह सकते हैं टेंशन फोर्स भी स्ट्रिंग के केस में, और यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि मैक्सिमम बियरिंग फोर्स या टॉलरेट द मैक्सिमम फोर्स वो कितना है 12 kgf। तो 12 जी लिख लो, kgf को जी से मल्टीप्लाई करके न्यूटन बना लिया। एम जी प्लस ए, एम को कॉमन निकाल लो, जी का वैल्यू जी रहने दो प्लस एक्सलेशन ए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि हम लोगों को चाहिए द वैल्यू ऑफ दिस एक्सलेशन, ए का वैल्यू क्या होगा। मास कितना है 10 kg ब्लॉक, तो 12 जी इक्वल टू 10 जी प्लस 10 ए लिख लेते हैं। अभी उधर जाकर के अगर माइनस कर लेते हैं तो 2 जी इक्वल टू 10 ए हो जाएगा, और ए का वैल्यू जो होगा वो जी बाई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी। तो जी बाई 5 अगर एक्सलेशन से अगर वो प्लेट ऊपर की तरफ मूव करेगा वो सिस्टम, तो वो प्लेट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो कंडीशन है रिएक्शन फोर्स एम जी प्लस एम ए, यहाँ पे बढ़ जाता है रिएक्शन फोर्स। एम जी सिर्फ रहने से कोई दिक्कत नहीं था, अगर ये यूनिफॉर्मली मूव करता तो कभी ब्रेक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है। हाँ, अगर आप एक्सेलरेशन नीचे की तरफ दोगे तब भी ब्रेक नहीं होगा। तो बच्चों हम लोग आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, कुछ नए कंसेप्ट स्ट्रिंग और ब्लॉक के प्रॉब्लम के साथ मिलेंगे। ठीक है, चलो बाय।